अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसी कोई कंपनी है जो ऑटो के इंजन से लेके असॉल्ट राइफल्स से लेके मेडिकल प्रोडक्ट्स से लेके एरोस्पेस प्रोडक्ट्स एज वेल एज माइक्रोवेव अवन जैसे प्रोडक्ट्स में कोई इंपॉर्टेंट पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, तो आप मेरा विश्वास ही नहीं करोगे। बट ऐसी एक कंपनी है और उसका नाम है इंडो एमआईएम, और ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है फ्रॉम 23 टू 27 जुलाई। और इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम इज 40%, राइट, राउंड अबाउट 40%। तो जो भी ये वीडियो सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम और कंपनी का नाम सुनने के लिए कर रहे थे, तो उनके लिए ये वीडियो यहीं खत्म होता है। बट जिन लोगों को ये वीडियो में समझना है कि ये कंपनी एक्चुअली क्या करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और ये कंपनी क्या फेयरली वैल्यूड है, तो प्लीज स्टे विथ मी एंड लेट्स जस्ट डाइव इनटू दिस कंपनी। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो टोटल इशू साइज क्या है आईपीओ की, तो वो है अराउंड 3800 CR। ठीक है, जैसा मैंने बोला कि ग्रे मार्केट प्रीमियम अराउंड 40% है एज ऑफ द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। और ये कंपनी, ये जो आईपीओ है वो मोस्टली 87% ऑफ द इशू फॉर इज ऑफर फॉर सेल, और थोड़ा सा फ्रेश इशू भी है, राइट, 500 करोड़ के आसपास का फ्रेश इशू भी है। कंपनी ये क्यों कर रही है इशू, तो उन्होंने बताया कि दे वांट टू रीपे और प्रीपे करना है उनकी सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी उनको ये पैसा यूज करना है, राइट। सेलर्स इन द इशू कौन कौन है, तो ग्रीन मेडोज इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, अनुराधा कुदोरी जो इंडिविजुअल प्रमोटर ग्रुप का पार्ट है, राइट, वो एक सेलिंग शेयर होल्डर है, और एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, दे आर द सेलर्स इन दिस आईपीओ। कंपनी के बारे में थोड़ा ओवरव्यू लें तो दिस कंपनी इज प्रमोटेड बाय कृष्णा चिवुकुला, राइट, ही इज अ टेक्नोक्रेट प्रमोटर, और वो एक एरोनॉटिकल इंजीनियर है फ्रॉम आईआईटी मद्रास विद एन एमबीए फ्रॉम हार्वर्ड, राइट। और ये कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है, तो इंडो एमआईएम इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ग्लोबली ऑफ प्रिसीशन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स, राइट। प्रिसीशन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स को बनाती है यूजिंग समथिंग कॉल्ड मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग, जो उनके नाम में भी है एमआईएम, राइट। तो कंपनी एक बैकवर्ड इंटीग्रेटेड ड्यूल शोर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मॉडल ऑपरेट करती है, जिसके बारे में हम थोड़ा आगे डीप में समझेंगे। रेवेन्यू स्ट्रीम्स देखें कंपनी की, तो मेनली सेल ऑफ प्रोडक्ट्स है, राइट, जो मैंने आपको प्रोडक्ट्स इंट्रोडक्शन में भी बताया, और दूसरी इज टूलिंग इनकम। नाउ व्हाट इज टूलिंग इनकम, तो यहाँ पे कस्टम डेवलपमेंट करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स का, वो स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट या स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स बनाते हैं फॉर स्पेशलाइज्ड कस्टमर्स, राइट। तो दो तरीके से इनकी रेवेन्यूज है, सेल ऑफ प्रोडक्ट्स और टूलिंग इनकम। हम रेवेन्यू को और अच्छे से आगे बाइफिकेट करेंगे। तो मेनली ओवरव्यू देता हूं कंपनी के बिजनेस का और समझाता हूं कि एमआईएम यानी कि मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग क्या होती है। तो इमेजिन करो कि आपको एक टाइनी मेटल कॉम्प्लेक्स पार्ट चाहिए, राइट, लाइक एक स्मॉल गियर चाहिए, या फिर एक ट्रिगर कंपोनेंट चाहिए फॉर अ फायर आर्म विद कर्व्स, होल्स एंड थ्रेड्स, राइट। ट्रेडिशनली यहां पे क्या होता था, यहां पे यूड आइदर कार्व आउट द सॉलिड मेटल ब्लॉक यूजिंग एक्सपेंसिव कंप्यूटर कंट्रोल कटिंग मशीन, यानी आप मेटल ब्लॉक को मशीन्स के थ्रू कट करते थे, राइट। ये स्लो होता था, ये वेस्टफुल होता है, और इसमें 60-80% ऑफ द मेटल स्क्रैप की तरह चले जाता है। या फिर आप जो मेटल है उसको मेल्ट करके उसको मोल्ड में डालते हैं, राइट। जो मोल्ड रहता है वो उस शेप का रहता है जिसमें आपको जिस शेप में आपको प्रोडक्ट चाहिए। बट अगेन ये सिर्फ सॉफ्ट मेटल्स के लिए काम करता है, जैसे कि एल्यूमिनियम, राइट। ये स्टेनलेस स्टील या फिर टाइटेनियम जैसे जो हेवी मेटल्स है उनके लिए मेल्ट करना और उसको मोल्ड करना इट्स नॉट दैट इजी। तो बहुत सारे सालों तक मैन्युफैक्चरर थोड़े स्टक हो गए थे यहाँ पे कि ये जो कॉम्प्लेक्स शेप है हार्ड मेटल्स में जो चाहिए उनको लार्ज वॉल्यूम्स में कैसे बनाना, तो इसलिए एमआईएम आया, राइट, मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग आया। ये क्रैक करता है इस प्रॉब्लम को, और ये ब्रिज करता है द गैप बिटवीन प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग, जो डिजाइन फ्रीडम देता है कंपनी को, और मेटलर्जी यानी मेटल स्ट्रेंथ देता है, राइट। तो ये दोनों चीज को कंबाइन करके हेल्प करके जो हम मटेरियल्स बना पाते हैं उसमें उसको मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग बोलते हैं। तो इसमें एग्जैक्टली क्या होता है, तो यू टेक अ हाई परफॉर्मेंस मेटल, राइट, स्टेनलेस स्टील हो, टाइटेनियम हो, जो भी आपको चाहिए, उसको ग्राइंड करना पड़ता है फाइन पाउडर में, उसको प्लास्टिक बाइंडर से मिक्स करके पेस्ट बनाया जाता है, फिर उसको एक मोल्ड में डाला जाता है एग्जैक्टली इन द वे जो भी उसी प्लास्टिक पार्ट्स में जो आपको जैसा आपको शेप चाहिए अपने प्रोडक्ट्स का, राइट, उससे एक परफेक्ट पार्ट बन के आता है। उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं एंड देन फाइनली यू गेट योर फाइनल प्रोडक्ट। और इस मैन्युफैक्चरिंग वे को परफेक्ट किया है इंडो एमआईएम ने ओवर द लास्ट 25 ईयर्स, राइट। तो दिस इज व्हाट एमआईएम इज इन अ जिस्ट। तो अब कंपनी के प्रोडक्ट्स देखते हैं, राइट। तो कंपनी अलग अलग एंड इंडस्ट्रीज को सर्व करती है। तो दे डू ऑटोमोटिव प्रोडक्ट ग्रुप्स को भी सर्व करती है, डिफेंस प्रोडक्ट ग्रुप डिफेंस को भी सर्व करती है, मेडिकल प्रोडक्ट्स भी बनाती है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी बनाती है, एज वेल एज एरोस्पेस प्रोडक्ट्स भी बनाती है। अगर मैं आपको थोड़े से एग्जांपल्स दूं ऑफ व्हाट प्रोडक्ट्स दे मेक,
these are vanes, gear segments, rocket arms, housings, pawls, right? ये सब एप्लीकेशन, इनका एप्लीकेशन है ऑटोमोटिव में. अगर डिफेंस में देखें तो मैगजीन कैच, स्लाइड स्टॉप, सेफ्टी, सियर साइट, ऑल ऑफ दीज विच आर यूज फॉर डिफरेंट गन्स. मेडिकल प्रोडक्ट्स बनाती है, जॉस, कार्ट्रिज बेस एंड अडेप्टर्स, साउंड ट्यूब्स, ब्लेड्स वगैरह वगैरह. कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में हाउसिंग, पाइप क्लैम्प्स, 3C पार्ट्स, लैचेज, अगेन very differentiated products. और एरो प्रोडक्ट्स में adapters, tees, servo motor housing. तो these are all products made by their MIM manufacturing way and they serve various different end industries. तो अब थोड़ा revenue analysis देखते हैं और देखते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री को right they serve सबसे ज़्यादा. तो sale of products is what makes up the majority of their revenue, right? 95%, around 94-95% sale of products होती है. थोड़ा सा sale of services है, थोड़ी सी tooling income है. जो हमने ऊपर देखा tooling income, हमने समझा कि tooling income exactly क्या होती है. फिर end use industries के बारे में देखें तो automotive makes up the majority part of their revenues, right? Followed by defense and then medical, right? फिर consumer and then aerospace. So mostly 60% plus of their revenues are divided into automotive, defense as well as medical, right? So this is a well diversified company, but उन diversification में भी the preference goes towards these three end industries. अगर geography wise देखें तो this is an export heavy company, right? North America में more than 50% sale हो रही है in financial year 24, financial year 25, financial year 26 में थोड़ी सी कम हो गई which is 44%. Europe उसके बाद आता है, राइट, अराउंड 20%. तो मोर देन 60% ऑलरेडी इज एक्सपोर्ट, राइट. और उसके ऊपर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी दे हैव a good chunk of their revenue coming from the rest of the world. So this is an export heavy company. अगर हर एंड इंडस्ट्री में देखें कि क्या वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में दे आर एक्सपोर्ट हैवी, राइट. अपार्ट फ्रॉम अदर्स जहां पाउडर और टूल्स वगैरह यहाँ छोटा छोटा पार्ट होगा रेवेन्यू का, राइट, तो उस पार्ट में दे आर दैट पार्ट ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम मोस्टली फ्रॉम इंडिया. बट जो एरोस्पेस, कंज्यूमर, मेडिकल, डिफेंस, ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रीज है उसमें ऑल्सो दे आर एक्सपोर्ट हैवी, राइट. अब थोड़ा बैरियर्स टू एंट्री समझते हैं इस बिजनेस में, राइट. ये MIM टेक्नोलॉजी में एग्जैक्टली बैरियर्स टू एंट्री क्या होते हैं. तो मैसिव कैपिटल और टूलिंग कॉस्ट लगते हैं. अगेन दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग हैवी कंपनी, तो यू नीड मैसिव कॉस्ट एनीवेज, मैसिव कैपिटल एनीवेज. स्ट्रिंजेंट एंड प्रोट्रैक्टेड कस्टमर क्वालिफिकेशन है, राइट, क्योंकि आप ऑटोमोटिव, मेडिकल, डिफेंस ये सब इंपॉर्टेंट हाई वैल्यू इंडस्ट्रीज है, राइट. तो नए सप्लायर को ऑनबोर्ड करना एक मल्टी ईयर प्रोसेस हो सकता है. हाई स्विचिंग कॉस्ट है, राइट, अगेन क्योंकि स्ट्रिंजेंट कस्टमर क्वालिफिकेशन साइकिल्स है तो उससे लग के ही हाई स्विचिंग कॉस्ट है. सप्लायर एक्सक्लूसिविटी भी है जो रिफ्लेक्ट होता है इंडो MIMs के एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिटेंशन से. रिपीट कस्टमर्स जो हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है अराउंड 92% ऑफ द टोटल ऑपरेशनल रेवेन्यू इन फाइनेंशियल ईयर 26, राइट. डीप मेटलर्जिकल, पॉलीमर साइंस एंड यील्ड नो हाउ, राइट, जो हमने MIM टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा उसको स्केल पे करना, राइट, दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजिकल नो हाउ. व्हाई MIM इज इंपॉर्टेंट? तो MIM इंपॉर्टेंट क्यों है? फॉर कंपोनेंट्स दैट वे अंडर 100 grams एंड अंडर 10 centimeter इन साइज, MIM इज ऑफन इकोनॉमिकली वायबल. ये इकोनॉमिकली वायबल है कि इसी वे से मास प्रोड्यूस किया जाए इन कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज को, राइट. अगर हम ट्रेडिशनल मशीनिंग से देखें, राइट, ट्रेडिशनल मशीनिंग से कंपेयर टू MIM 30 to 50% मोर कॉस्ट इफेक्टिव है फॉर कॉम्प्लेक्स पार्ट्स और रिड्यूस करता है मटेरियल वेस्ट को टू लेस देन 3%. दैट इज व्हाई MIM इज सो इंपॉर्टेंट. अब देखते हैं कि एक और अलग टाइप का मैन्युफैक्चरिंग है जिसको मेटल 3D प्रिंटिंग बोलते हैं. मेटल 3D प्रिंटिंग को अगर मैं सिंपल टर्म से समझाऊं तो यहाँ पे मेटल को मेल्ट करके उसको रिबिल्ड किया जाता है लेयर बाय लेयर, राइट. बट एक डिबेट रही है ये इंडस्ट्री में कि जो मेटल 3D प्रिंटिंग है वो किल करेगी MIM को, राइट. बट ऐसा नहीं है. MIM इज इनेबल्ड बाय मेटल 3D प्रिंटिंग. तो मैं आपको समझाता हूं कैसे. तो ट्रेडिशनल बॉटलनेक ये था MIM का कि बहुत सारा हाई अपफ्रंट मोल्ड या फिर टूलिंग कॉस्ट लगता था और लॉन्ग डेवलपमेंट साइकिल लगती थी. तो अगर डिजाइन चेंज हो जाती थी तो जो मोल्ड हमने बनाया हुआ है वो रूइन हो जाता था, राइट. ये एक ट्रेडिशनल बॉटलनेक था. बट एक 3D प्रिंटिंग ब्रिज आ गया है अभी. तो MIM क्या करता है ना, मैन्युफैक्चर करता है अपना यूज करता है एडवांस मेटल 3D प्रिंटिंग को, राइट. उसमें भी अलग अलग वेज को यूज करता है. उससे एक प्रोटोटाइप बनाता है और लो वॉल्यूम टेस्टिंग करता है, राइट. आफ्टर वो जो टेस्ट किया हुआ प्रोडक्ट है अगर वो जैसी अप्रूव हो जाए देन उसको स्केल पे बनाने के लिए MIM यूज किया जाता है. तो राइट, तो 3D मेटल प्रिंटिंग इज यूज्ड टू इनेबल MIM एंड इट विल नॉट किल MIM ऑल टुगेदर. मार्केट शेयर के बारे में बात करें और देखिए कि ये इंडस्ट्री फ्रैगमेंटेड है कि कंसोलिडेटेड है. तो दिस इंडस्ट्री इज वेरी वेरी फ्रैगमेंटेड, राइट. अगर हम देखें तो हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स वर्ल्ड वाइड ऑपरेट करते हैं,
MIM मार्केट में, राइट? तो दिस टेक्नोलॉजी इज नॉट प्रोप्राइटरी इन नेचर। बहुत सारे कंपेटिटर्स है, ग्लोबल कंपटीशन है यहाँ पे। टॉप 10 ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स होल्ड 37% ऑफ द मार्केट शेयर और टॉप 15 होल्ड करते हैं 40 to 45%, विच शोज कि फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री है। अगर कंसोलिडेटेड होती तो 2 लोगों में ही ये बढ़ जाता था पूरा वॉल्यूम, बट बहुत सारे लोग बहुत सारी वॉल्यूम को बांट रहे हैं एक दूसरे के बीच में। इंडो MIM जो है ना, इट इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ग्लोबली, होल्डिंग 6.8% ग्लोबल मार्केट शेयर इन कैलेंडर ईयर 25, राइट, 2025। तो MIM इंडस्ट्री में इंडो MIM इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ग्लोबली, राइट? सोचो कि लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ही 6.8% ग्लोबल मार्केट शेयर कमांड करते, तो कितनी फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री है। सेकंड जो आता है और द ओनली लिस्टेड कंपैरेबल पीयर टू इंडो MIM इज जियांगसू जियान, राइट? दिस इज अ चाइनीज कंपनी और वो 6.1% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। बाकी सारी कंपनीज भी है, चाइना की, जर्मनी की, अगेन मोस्टली चाइना ही दिख रहा है यहाँ पे, एंड जापान की भी है। दे होल्ड लोअर मार्केट शेयर एंड दे आर नॉट लिस्टेड। बिजनेस मॉडल समझें तो हमने एक बार ऊपर थोड़ा सा रीड किया था कि सब्सटैंशियली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड और ड्यूल शेयर मैन्युफैक्चरिंग मॉडल है। अब एग्जैक्टली यहाँ पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या है? तो मेटल मोल्डिंग इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरर को क्या करना पड़ता है ना, प्री मिक्स कंपाउंड्स या फिर फाइन मेटल पाउडर्स को बाय करना पड़ता है, राइट? बट इंडो MIM क्या करती है? इंडो MIM एलिमेंटल वे यूज करती है, यानी वो मेटल पाउडर्स को ऐसे ही लेती है और खुद से ब्लेंड करती है, राइट? इससे क्या हेल्प होता है कंपनी को? तो कंपनी को वो टोटल डिजाइन एंड डिमेंशनल फ्रीडम देता है टू फॉर्मुलेट कस्टम फीडस्टॉक, राइट? कस्टम फीडस्टॉक्स बनाने में उनको एक डिजाइन फ्रीडम मिलता है, एंड दिस इज हाउ दे आर सब्सटैंशियली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड। MIM में बहुत सारी कंपनीज इंस्टेड ऑफ blending these fine metal powders themselves, they buy pre-mixed compounds. So this is how they are substantially backward integrated. ड्यूल शोर मैन्युफैक्चरिंग मॉडल क्या है? क्योंकि हमको पता है कंपनी एक्सपोर्ट हैवी है, तो कंपनी को ऑफ शोर भी मैन्युफैक्चरिंग साइट्स सेटअप करनी पड़ती है। तो करंटली इंडो MIM ऑपरेट करती है 15 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, 6 लोकेटेड इन इंडिया, 6 इन यूनाइटेड स्टेट्स, 2 इन यूनाइटेड किंगडम एंड 1 इन मेक्सिको। तो ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करती है कॉस्ट एंड लॉजिस्टिकल एडवांटेजेस से, राइट? तो दिस इज अगेन अ बेनिफिट टू देयर बिजनेस मॉडल। और अगर मैं एक सम करना चाहूँ कि एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग हेवी कंपनी है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज प्लेज अ ह्यूज पार्ट इन इंडो MIM's फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। तो क्योंकि कंपनी ऑपरेट करती है इंटेंसिव इंडस्ट्री में जहां मैसिव फिक्स्ड बेस चाहिए, राइट? तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इज डीपली सेंसिटिव टू कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कितना अच्छे से वो अपने ऑलरेडी जो कैपेसिटी है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। और जब प्रोडक्शन वॉल्यूम स्केल होती है, राइट, तो उनका जो फिक्स कॉस्ट बेस है, बड़ा फिक्स कॉस्ट बेस है, वो बढ़ जाता है, एंड दैट्स व्हाई लॉट ऑफ देयर रेवेन्यू फ्लोज डाउन टू देयर पैट, राइट? बट इस ऑपरेटिंग लेवरेज का उल्टा ऑपरेटिंग डीलेवरेज भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में दिखना रहता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कंपनी अपना फिक्स्ड एसेट बेस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करे और कंटिन्यूसली चर्न करे अपने फिक्स्ड एसेट को टू गेट अ गुड कैपेसिटी आउट ऑफ देम, राइट? मार्जिन्स अगर समझने की कोशिश करें तो क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट सप्लाई करती है, जैसा हमने देखा, तो हर इसमें अलग अलग मार्जिन्स है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या है कि OEM प्राइस स्क्वीज, राइट? तो कस्टमर्स जहां पे, क्योंकि ये लोग ऑटोमोटिव वाली कंपनीज और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज OEMs को भी सप्लाई करती है, तो वो लोग ना एनुअल कॉस्ट डाउन प्रोग्राम्स करते हैं, ये वाली जो एंड इंडस्ट्रीज है, राइट? एंड दैट इज वाई यहां पे मार्जिन्स कैन शिफ्ट फ्रॉम ईयर टू ईयर, राइट? यहां पे कोई प्राइसिंग पावर नहीं है कंपनी के पास। और प्रीमियम प्राइसिंग अगर इन सेगमेंट में देखें कहां मिलती है, तो मेडिकल डिवाइसेस में और एरोस्पेस में, राइट? क्योंकि ये कंपनीज को रिक्वायर चाहिए रहता है कि एक्सट्रीम प्रिसीजन रहे और स्टीरिलाइजेबिलिटी रहे और सब कुछ, यानी मेनली एक्सट्रीम प्रिसीजन रहे। तो दैट इज वाई यहां पे थोड़ी हायर मार्जिन है, बट जो ऑटोमोटिव कंज्यूमर है वो कोशिश, वहां पे मार्जिन्स आर स्क्वीज्ड अ बिट, राइट? और यील्ड सेंसिटिविटी को हमने पहले ही समझाया, तो इट इज जस्ट कि दे जस्ट यूज देयर कैपेसिटी वेरी वेरी वेल। अब थोड़ा बिजनेस मॉडल समझ ले, तो अब फाइनेंशियल्स में देखने की कोशिश करते हैं पिक्चर को। तो फाइनेंशियल ईयर 24 में दे हैड 6% रेवेन्यू ग्रोथ, अराउंड 16% फाइनेंशियल ईयर 25 में रेवेन्यू ग्रोथ रही थी और 26% फाइनेंशियल ईयर 26 में रही है। फाइनेंशियल ईयर 26 में 4,192 करोड़ उनकी रेवेन्यू रही है, 4,193 अप्रॉक्सीमेटली, राइट? कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस एंड अदर एक्सपेंसेस में स्टोर, स्पेयर, सब कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सपेंस, पावर, कैजुअल लेबर वगैरह वगैरह, ये सब मैक्सिमम एक्सपेंसेस फॉर्म करते हैं इस कंपनी के, राइट? एबिटा मार्जिन्स हैव हवर्ड अराउंड 25 to 28%, फाइनेंशियल ईयर 26 में 26% रही है। पैट मार्जिन्स आर ओवर 12%, फाइनेंशियल 25 और 26 में ओवर 12% रही है। अगेन दीज आर EBITDA margins and PAT margins of a manufacturing company. Net debt to equity अगर देखें तो this company has some debt and that, क्योंकि इसलिए उन्होंने अपने IPO में स्टेट किया है कि उनको अपने प्रोसीड्स थोड़ा डेट रिपेमेंट में भी यूज करना है। As of financial year 26 it is at a manageable 0.39x
ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू एबिटा कन्वर्जन रेशियो देखे तो फाइनेंशियल 24-25 में इतना अच्छा नहीं था, बट फाइनेंशियल 26 में काफी अच्छा रहा है, राइट। ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू एबिटा कन्वर्जन रेशियो शोज कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कितना सक्सेसफुल है। इट इज नॉट बैड, राइट, बट इट कैन ऑल्सो बी बेटर। आरओईज और आरओसीईज देखे तो दे हैव स्केल्ड अपवर्ड्स, राइट। नेट डेट टू एबिटा भी अगर देखो तो नीचे गया है, तो अगेन शोज की एज द कंपनी इज मेकिंग मोर कैश, राइट, आरओई एंड आरओसीईज आर गेटिंग बेटर एंड दे आर रीपेइंग देयर डेट एट 21% आरओई एंड 26% आरओसीई। दीज आर वेरी गुड फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग हेवी कंपनी। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो भी देखें तो अगेन दिस शोज की दिस इज अ एसेट हेवी कंपनी। 1.25x फाइनेंशियल 24 में था, फाइनेंशियल 25 में 1.24 और फाइनेंशियल 26 में 1.33। इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो जैसा मैंने बोला कि काफी फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री है और एक ही रियलिस्टिकली एक आउटसाइड इंडिया एक पीयर है, राइट। इंडिया में कोई पीयर नहीं है, तो इतना P2P एनालिसिस नहीं कर सकते, बट सेक्टर ग्रोथ नंबर्स तुम बता ही सकता हूं। तो ग्लोबल MIM मार्केट इज प्रोजेक्टेड टू एक्सपैंड एट 9.2% CAGR, नॉट दैट आई वाटरिंग बट ऑल्सो स्टेबल। हाई मार्जिन वेक्टर्स अगर देखें तो इंडिया MIM में भी फास्टेस्ट ग्रोइंग आर मेडिकल डिवाइसेज एंड एरोस्पेस। अगेन यहाँ पे हायर मार्जिन भी कमांड होती है, जैसा हमने ऊपर देखा। इंडिया एडवांटेज ये है कि इंडिया में 10.3% CAGR से दिस इंडस्ट्री इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो, राइट। गवर्नेंस और फ्यूचर आउटलुक पे आए तो अगेन मैंने ऊपर ही वजह से बताया कि दिस कंपनी इज लेड बाय टेक्नोक्रेट प्रमोटर्स विच इज अ गुड थिंग। कंपनी का फ्यूचर आउटलुक क्या है, तो कंपनी ने बोला है कि वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रोथ दोनों को यूज करेगी टू सिक्योर उनकी ग्लोबल लीडरशिप पोजीशन, राइट। उन्होंने पहले भी बहुत सारे किए हुए हैं, राइट, इनऑर्गेनिक एक्सपेंशंस, और दे वुड बी कंटिन्यूसली लुकिंग टू डू सो, राइट, टू मैनेज देयर ग्लोबल लीडरशिप। क्रूशली उनका जो एक्सपेंशन है वो इज सपोर्टेड बाय डीप बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी। तो जो उनका एलिमेंटल वे जो हमने ऊपर देखा, राइट, उसमें भी दे आर ट्राइंग टू डू सम बैकवर्ड इंटीग्रेशन, और उनका जो एग्जिस्टिंग स्टेनलेस स्टील पाउडर प्लांट है उसके साथ एक नई आयरन पाउडर फैसिलिटी भी खोलने वाले हैं इन बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 27, राइट। तो आयरन पाउडर फैसिलिटी लाइक बैकवर्ड इंटीग्रेशन के भी प्लान्स हैं ये कंपनी के। और मेनली अगर मैं इधर भी एक समराइजेशन लेना चाहूँ तो उनको क्या करना है, उनको रिटेन करना और स्ट्रेंथन करना है अपनी टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप, राइट, थ्रू कंटिन्यूस फोकस ऑन इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज। जैसा मैंने बोला MIM इज एन इंजीनियरिंग वे, सो दे हैव टू मेक श्योर दैट दे आर वेरी गुड एट दैट, और लेवरेज करना है डाइवर्सिफाइड टेक्नोलॉजीज को टू एक्सपांड देयर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। उनका ऑलरेडी बहुत बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, उनको और एक्सपांड करना है ताकि सारी मतलब एक एंड इंडस्ट्री को वो एंड टू एंड प्रोडक्ट सप्लाई कर पाए और इंडस्ट्री टेलविंड्स पे कैपिटलाइज कर पाए। की रिस्क्स क्या है इनके बिजनेस में, तो सबसे पहले हाई क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन, जैसा मैंने बोला ऊपर भी कि बहुत सारे इनके रिपीट कस्टमर्स रहते हैं, बट अगर देखें हम एक्चुअली तो टॉप 10 कस्टमर्स ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है इन फाइनेंशियल ईयर 26, अराउंड 38.41% कॉन्ट्रीब्यूट किया इन फाइनेंशियल ईयर 26। तो कॉन्स्टेंटली ओवर 35% उनके टॉप 10 कस्टमर्स उनको सप्लाई करते हैं। तो दिस इज क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। सीवियर सोर्सिंग इंपोर्ट रिलायंस है कंपनी का। तो कंपनी क्या करती है ना, इंपोर्ट करती है सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ देयर रॉ मटेरियल्स, जो अकाउंट करते हैं मोर देन 60% ऑफ द टोटल रॉ मटेरियल परचेजेस, राइट। तो ये यहाँ पे एक एक्सपोर्ट हैवी, मतलब एक्सपोर्ट हैवी तो है कंपनी, और जो रॉ मटेरियल्स है वो भी इंपोर्ट करती है बहुत सारे, तो दैट कैन अफेक्ट देम, राइट। वो एडवर्सली इफेक्ट हो सकती है अगर ग्लोबल सप्लाई चेन गेट्स वीक, राइट। और अगर जैसा मैंने पहले ही बताया कि दिस इज एन एक्सपोर्ट हैवी कंपनी, तो एक्सपोर्ट हैवी रहना और उससे करेंसी फ्लक्चुएशन के चांसेस होना, फॉरेन करेंसी रिस्क होना, वो तो साइड बाय साइड रहेगा ही। तो दैट इज ऑल्सो अनदर रिस्क, राइट। एक और रिस्क है तो यहाँ पे नो लॉन्ग टर्म बाइंडिंग अग्रीमेंट्स, राइट। अब ये क्या है, तो डिस्पाइट हैविंग रिलेशनशिप्स विद मेजर OEMs फॉर 17 ईयर्स, यहाँ पे ना कोई लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट्स नहीं होती है, फर्म वॉल्यूम कमिटमेंट्स की लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट्स नहीं होती है। यहाँ पे सिर्फ ओपन परचेस ऑर्डर होता है, राइट। अगेन इसकी वजह से भी कभी कभी मार्जिन पे इंपैक्ट होता है, राइट, क्योंकि हर बार OEMs आती है उनके पास और एनुअल प्राइस डाउन मांगती है, राइट। लाइक दे वुड वांट अ प्राइस कट, राइट। तो अगेन जैसा मैंने बोला कि यहाँ पे प्राइसिंग पावर इंडो MIM के पास कम है, और क्योंकि ग्लोबली इतना ज़्यादा बहुत सारे ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स भी हैं जो MIM टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, तो अगेन दिस लैक ऑफ प्राइसिंग पावर अफेक्ट्स देम। तो ये की रिस्क हो गई। अब फाइनली वैल्यूएशंस पे आते हैं। तो कंपनी अपने आप को वैल्यू कैसे करती है, तो कंपनी करंटली अपने आप को वैल्यू कर रही है अराउंड 23,981 CR एट अ PE विच ट्रांसलेट्स टू अराउंड 44 पोस्ट IPO। तो मैं एक समरी देता हूं वैल्यूएशन में, तो कि although there is no real comparable peer listed in India for the company, यहाँ पे कोई real comparable listed peer नहीं है जिससे like to like comparison कर सके। और फिर मैं उसके बाद कंसिडर करूँ उनके ग्रोथ नंबर्स, फिर उनकी रिटर्न्स प्रोफाइल्स भी कंसिडर करूँ, और देखूँ कि एट स्केल जो MIM इंजीनियरिंग मोट है, राइट,
बट ये मोड तो है, बट ये यहाँ पे ग्लोबली इज कंटेस्टेड बाय सेवरल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स, और हमने ऑलरेडी देख लिया है कि यहाँ पे शायद प्राइसिंग पावर इतनी नहीं है, तो एट अ पी ऑफ 44, राइट, दिस सीम्स अ बिट प्राइसी एंड एट अ प्रीमियम, राइट। स्पेशली अगर आप एक और चीज कंसिडर करो कि जो एंड इंडस्ट्रीज इंडो एमआईएम सर्व करती है, ऑटो उसमें हैवी है, राइट, वो दे आर बाउंड टू शो साइक्लिकलिटी, राइट, एज वेल एज, राइट, वो जो इंडस्ट्रीज है वो कॉस्ट स्क्वीजिंग पैटर्न्स भी हैं उनके, राइट। जो इंडस्ट्रीज साइक्लिकलिटी शो करती है, राइट, उनको अपने कॉस्ट भी हमेशा कम करते रहने पड़ते हैं, तो सो दे आर ऑलवेज गोइंग टू ट्राई टू टेक द प्राइस अवे फ्रॉम इंडो एमआईएम। So that was all from me about this company Indo MIM, जिसका IPO आने वाला है between 23rd to 27 July. And if you like this video, please click subscribe to our channel. Please like the video. Please share it with your investing friends, and I'll see you in my next one. Thank you so much.